लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सूर्य भगवान अस्त होने के लिए जल्दी कर रहे हैं। शाम की ठंडी हवा अपनी चाल दिखा रही है। आसमान साफ है क्योंकि अभी अभी पानी बरस चुका है और पछुआ हवा ने रुई के पहल की तरह जमे हुए बादलों को तूम तूम कर उड़ा दिया है। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा ने आसमान पर अपना दखल जमा लिया है और निकले हुए इंद्रधनुष पर की शोभा और उसके रंगदार जौहर को अच्छी तरह उभार रखा है। बाग की रविशों पर, जिन पर कुदरती भिश्ती अभी घंटा भर हुआ छिड़काव कर गया है, घूम घूम कर देखने से धुले धुलाए रंग बिरंगे पत्तों की कैफियत और उन सफेद कलियों की बहार दिल और जिगर को क्या ही ताकत दे रही है, जिनके एक तरफ का रंग तो असली मगर दूसरा हिस्सा अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा पड़ने से ठीक सुनहला हो रहा है। उस तरफ से आए हुए खुशबू के झपेटे कह देते हैं कि अभी तक तो आप दृष्टांत ही में अनहोनी समझकर कहा सुना करते थे, मगर आज सोने और सुगंध वाली कहावत देखिए, अपनी आंखों के सामने मौजूद ये अधखिली कलियां सच किए देती हैं। चमेली की टट्टियों में नाजुक नाजुक सफेद फूल तो खिले हुए ही हैं, मगर कहीं कहीं पत्तियों में से छनकर आई हुई सूर्य की आखिरी किरणें धोखे में डालती हैं। ये समझकर कि आज इन्हीं सफेद चमेलियों में जर्द चमेली भी खिली हुई है, शौक भरा हाथ बिना बढ़े नहीं रहता। सामने की बनाई हुई सब्जी, जिसकी दूब सावधानी से काटकर मालियों ने सब्ज मखमली फर्श का नमूना दिखला दिया है, आंखों को क्या ही तरावट दे रही है। देखिए, उसी के चारों तरफ सजे हुए गमलों में खुशरंग पत्तों वाली छोटे छोटे जंगली पौधे अपने हुस्न और जमाल के घमंड में कैसे ऐंठे जाते हैं। हर एक रविशों और क्यारियों के किनारे गुल मेहंदी के पेड़ ठीक पलटनों की कतार की तरह खड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि छुटपने ही से उनकी फैली हुई डालियां काटकर मालियों ने मनमानी सूरतें बना डाली हैं। कहने ही को सूरजमुखी का फूल सूर्य की तरफ घूमा रहता है, मगर नहीं, यहां तो देखिए, सामने सूरजमुखी के कितने ही पेड़ लगे हैं, जिनके बड़े बड़े फूल अस्त होते हुए दिवाकर की तरफ पीठ किए हसरत भरी निगाहों से देखती हुई उस हसीन नाजनीन को अलौकिक रूप की छटा दे रहे हैं, जो उस बाग में बीचों बीच बने हुए कमरे की छत पर खड़ी उसी तरफ देख रही है जिधर सूर्य भगवान अस्त होते दिख रहे हैं। उधर ही से बाग में आने का रास्ता है। मालूम होता है वो किसी आने वाले की राह देख रही है। तभी तो सूर्य की किरणों को सहकर भी एकटक उधर ही ध्यान लगाए है। इस कमसिन परिजमाल का चेहरा पसीने से भर गया, मगर किसी आने वाले की सूरत न दिख पड़ी। घबरा कर बाएं हाथ अर्थात दक्षिण तरफ मुड़ी और बनावटी छोटे से पहाड़ को देखकर दिल बहलाना चाहा, जिसमें रंग बिरंगे खुशनुमा पत्तों वाले कलोटन, कॉलियस, बरबीना, बेगुनिया, मॉस इत्यादि पहाड़ों पर के छोटे छोटे पौधे बहुत ही कारीगरी से लगाए हुए थे और बीच में मौके मौके से घुमा फिराकर पेड़ों को तरी पहुंचाने और पहाड़ी की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए नहर काटी हुई थी। ऊपर ढांचा खड़ा करके निहायत खूबसूरत रेशमी जाल इसलिए डाला हुआ था कि हर तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली उन रंग बिरंगी नाजुक चिड़ियों के उड़ जाने का खौफ न रहे, जो उनके अंदर छोड़ी हुई हैं और इस समय शाम होते देख अपने घोंसलों में जो पत्तों के गुच्छों में बनाए हैं जा बैठने के लिए उतावली हो रही हैं। हाय, इस पहाड़ी की खूबसूरती से भी उसका परेशान और किसी की जुदाई में व्याकुल दिल न बहला। लाचार छत के ऊपर की तरफ खड़ी हो उन तरह तरह के नक्शों वाली क्यारियों को देख अपने घबराए हुए दिल को फुसलाना चाहा, जिसमें नीले पीले हरे लाल चौरंगे नाजुक मौसमी फूलों के छोटे छोटे तख्ते सजाए हुए थे, जिनके देखने से बेशकीमती गलीचे का गुमान हो रहा था और उसी के बीच में एक चक्करदार फव्वारा छूट रहा था, जिसके बारीक धारों का जाल दूर दूर तक फैल रहा था।
रंग बिरंगी तितलियां उड़ उड़कर उन रंगीन फूलों पर इस तरह बैठती थी कि फूलों में और उनमें बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ता था, जब तक कि वे फिर से उड़कर किसी दूसरे फूलों के गुच्छों पर न जा बैठती। इन फूलों और फव्वारों के छींटों ने भी उसके मन की कली न खिलाई। लाचार वो पूरब तरफ आई और अपनी उन सखियों की कार्रवाई देखने लगी जो चुन चुनकर खुशबूदार फूलों के गजरों और गुच्छों को बनाने में अपने नाजुक हाथों को तकलीफ दे रही थी। कोई अंगूर की टट्टियों में घुसकर लाल पके हुए अंगूरों की ताक में थी, कोई पके हुए आम तोड़ने की धुन में उन पेड़ों की डालियों तक लग्घे पहुंचा रही थी जिनके नीचे चारों तरफ गड्ढे खुदवा कर इसलिए जल से भरवा दिए गए थे कि पेड़ से गिरे हुए आम टुटीले न होने पावें। अब सूर्य की लालिमा बिल्कुल जाती रही और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वो बेचारी किसी तरह अपने दिल को न बहला सकी, बल्कि अंधेरे में बाग के चारों तरफ के बड़े बड़े पेड़ों की सूरत डरावनी मालूम होने लगी। दिल की धड़कन बढ़ती ही गई। लाचार वो छत से नीचे उतर आई और एक सजे सजाए कमरे में चली गई। इस कमरे की सजावट मुख्तसर ही थी। एक झाड़ और 10-12 हाड़ियां छत से लटक रही थीं। चारों तरफ दुशाखी दीवार गिरों में मोमबत्तियां जल रही थीं। जमीन पर फर्श बिछा हुआ था और एक तरफ गद्दी लगी हुई थी जिसके आगे 2 फर्शी झाड़ अपनी चमक दमक दिखा रहे थे। उनके बगल ही में एक मसहरी थी जिस पर थोड़े से खुशबूदार फूल और 2-3 गजरे दिखाई दे रहे थे। अच्छे अच्छे कपड़ों और गहनों से दिमागदार बनी हुई 10-12 कमसिन छोकरियां भी इधर उधर घूम घूम कर ताकों पर रखे हुए गुलदस्तों में फूलों के गुच्छे सजा रही थीं। वो नाजनीन जिसका नाम किशोरी था कमरे में आई, मगर गद्दी पर न बैठकर मसहरी पर जा लेटी और आंचल से मुंह ढांप ना मालूम क्या सोचने लगी। उन्हीं छोकरियों में से एक पंखा झलने लगी। बाकी अपने मालिक को उदास देखकर बड़ी सुस्त हो गई, मगर निगाहें सभी की मसहरी की तरफ ही थी। थोड़ी देर तक इस कमरे में सन्नाटा रहा। इसके बाद किसी आने वाली की आहट मालूम हुई। सभी की निगाहें सदर दरवाजे की तरफ घूम गईं। किशोरी ने भी मुंह फेरा और उसी तरफ देखने लगी। एक नौजवान लड़का सिपाहीयाना ठाठ से कमरे में पहुंचा, जिसे देखते ही किशोरी घबरा कर उठ बैठी और बोली, कमला, मैं कब से राह देख रही हूं। तेने इतने दिन क्यों लगाए। पाठक समझ गए होंगे कि ये सिपाहीयाना ठाठ से आने वाला नौजवान लड़का असल में मर्द नहीं है, बल्कि कमला के नाम से पुकारी जाने वाली कोई अय्यारा है। कमला, यही सोच के मैं चली आई कि तुम घबरा रही होगी, नहीं तो 2 दिन का काम और था। किशोरी, क्या अभी पूरा हाल मालूम नहीं हुआ। कमला, नहीं। किशोरी, चुनार में तो खूब हलचल मची होगी। कमला, इसका क्या पूछना है, मुझे भी जो कुछ थोड़ा बहुत हाल मिला वो चुनार ही में। किशोरी, अच्छा, क्या मालूम हुआ। कमला, बूढ़े सौदागर की सूरत बना। जब मैं तुम्हारी तस्वीर जड़ी अंगूठी दे आई, उसी समय से उनकी सूरत, शक्ल, बातचीत और चाल ढाल में फर्क पड़ गया। दूसरे दिन मेरी बहुत खोज की गई। किशोरी, इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आह ने अपना असर किया। हाँ, फिर क्या हुआ। कमला, उसके दूसरे या तीसरे दिन उन्हें उदास देख आनंद सिंह किश्ती पर हवा खिलाने ले गए। साथ में एक बूढ़ा नौकर भी था। बहाव की तरफ 1-1.5 कोस जाने के बाद किनारे के जंगल से गाने बजाने की आवाज आई। उन्होंने किश्ती किनारे लगाई और उतर कर देखने लगे। वहां तुम्हारी सूरत बना माधवी ने पहले ही जाल फैला रखा था। यहां तक कि उसने अपना मतलब साध लिया और ना मालूम किस ढंग से उन्हें लेकर गायब हो गई। उस बूढ़े नौकर की जुबानी जो उनके साथ गया था, मालूम हुआ कि माधवी के साथ कई औरतें भी थीं जो इन दोनों भाइयों को देखते ही भागीं। आनंद सिंह उन औरतों के पीछे लपके, लेकिन वे भुलावा देकर निकल गईं और आनंद सिंह ने लौटकर आने पर अपने भाई को भी न पाया। तब गंगा किनारे पहुंच डोंगी पर बैठे हुए खिदमतगार से सब हाल कहा। किशोरी, ये कैसे मालूम हुआ कि माधवी ने मेरी सूरत बनाकर धोखा दिया। कमला, लौटते समय मैं उस जंगल के कुछ इधर निकल आई जो अब बिल्कुल साफ हो गया है, तो जमीन पर पड़ी हुई एक जड़ाऊ कंकनी नजर आई। उठाकर देखा, मैं उस कंकनी को खूब पहचानती थी। कई दफे माधवी के हाथ में देख चुकी थी।
बस मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये काम इसी का है। आखिर उसके घर पहुंची और उसकी हमजोलियों की बातचीत से निश्चय कर लिया। किशोरी, देखो राण ने मेरे ही साथ दगाबाजी की। कमला, कैसी कुछ? किशोरी, तो इंद्रजीत अब उसी के घर में होंगे। कमला, नहीं, अगर वहां होते तो क्या मैं इस तरह खाली लौट आती? किशोरी, फिर उन्हें कहाँ रखा है? कमला, इसका पता नहीं लगा। मैंने चाहा था कि खोज लाऊं, मगर तुम्हारी तरफ ख्याल करके दौड़ी आई। किशोरी ऊंची सांस लेकर, हाय, उस शैतान की बच्ची ने मेरा ध्यान उनके दिल से निकाल दिया होगा। इतना कह किशोरी रोने लगी, यहां तक कि हिंचकी बंध गई। कमला ने उसे बहुत समझाया और कसम खाकर कहा कि मैं अन्न उसी दिन खाऊंगी जिस दिन इंद्रजीत को तुम्हारे पास ला बैठाऊंगी। पाठक इस बात को जानने की इच्छा रखते होंगे कि ये किशोरी कौन है। इसका नाम हम पहले लिख आए हैं और अब फिर कह देते हैं कि ये महाराज शिवदत्त की लड़की है। मगर ये किसी दूसरे मौके से मालूम होगा कि किशोरी शिवदत्त गढ़ के बाहर क्यों कर दी गई, या बाप का घर छोड़ अपने ननिहाल में क्यों दिखाई देती है। थोड़ी देर सन्नाटा रहने के बाद किशोरी और कमला में बातचीत होने लगी। किशोरी, कमला, तू अकेली क्या कर सकेगी? कमला, मैं तो वो कर सकूंगी जो चपला और चंपा के किए भी ना हो सकेगा। किशोरी, तो क्या आज तू फिर जाएगी? कमला, हाँ, जरूर जाऊंगी, मगर दो एक बातों का फैसला आज ही तुमसे कर लूं, नहीं तो पीछे बदनामी देने को तैयार होगे। किशोरी, बहन, ऐसी क्या बात है जो मैं तुझी पर बदनामी देने पर उतारू हो जाऊंगी? एक तू ही तो मेरी दुख सुख की साथी है। कमला, ये सब सच है, मगर आपस का मामला बहुत टेढ़ा होता है। किशोरी, खैर कुछ कह तो सही। कमला, कुंवर इंद्रजीत सिंह को तुम चाहती हो, इसी सबब से उनके कुटुंब भर की भलाई तुम अपना धर्म समझती हो, मगर तुम्हारे पिता से और उस घराने से पूरा वैर बंध रहा है। ताज्जुब नहीं कि तुम्हारी और इंद्रजीत सिंह की भलाई करते करते मेरे सबब से तुम्हारे पिता को तकलीफ पहुंचे। अगर ऐसा हुआ तो बेशक तुम्हें रंज होगा। किशोरी, इन बातों को न सोच। मैंने तो उसी दिन अपने घर को इस्तीफा दे दिया जिस दिन पिता ने मुझे निकाल बाहर किया। अगर ननिहाल मेरा ठिकाना ना होता या मेरे नाना का उनको खौफ ना होता तो शायद वे उसी दिन मुझे बैकुंठ पहुंचा देते। अब मुझे उस घर से रत्ती भर मोहब्बत नहीं है। पर बहन, तूने ये बड़ा काम किया कि उस दुष्टा को वहां से निकाल लाई और मेरे हवाले किया। जब मैं गम की मारी घबरा जाती हूं तभी उस पर दिल का बुखार निकालती हूं, जिससे कुछ ढांढस हो जाता है। कमला, मुझे तो अभी तक उसके ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ही न मिला। कहो तो आज चलते चलते मैं भी कुछ बुखार निकाल लूं। किशोरी, क्या हर्ज है, जा ले आ। कमला कमरे के बाहर चली गई। उसके पीछे आधे घंटे तक किशोरी को चुपचाप कुछ सोचने का मौका मिला। उसकी सहेलियां वहां मौजूद थी, मगर किसी को बोलने का हौसला नहीं पड़ा। आधे घंटे के बाद कमला एक कैदी औरत को लिए हुए फिर उस कमरे में दाखिल हुई। इस औरत की उम्र 30 वर्ष से कम न होगी। चेहरे, मोहरे और रंगत से दुरुस्त थी। कह सकते हैं कि अगर इसे अच्छे कपड़े और गहने पहराए जाएं तो बेशक हसीनों की पंक्ति में बैठाने लायक हो। पर ना मालूम इसकी ऐसी दुर्दशा क्यों कर रखी है और किस कसूर पर कैदी बना डाला है। इस औरत को देखते ही किशोरी का चेहरा लाल हो गया और मारे गुस्से के तमाम बदन थर थर कांपने लगा। कमला ने उसकी ये दशा देख अपने काम में जल्दी की और उन सहेलियों में से जो उस कमरे में मौजूद सब कुछ देख रही थी, एक की तरफ कुछ इशारा करके हाथ बढ़ाया। वो दूसरे कमरे में चली गई और एक बेंत लाकर उसने कमला के हाथ में दे दिया। कई औरतों ने मिलकर उस कैदी औरत के हाथ पैर एक साथ ही मजबूत बांधे और उसे गेंद की तरह लुढ़का दिया। यहां तक तो किशोरी चुपचाप देखती रही, मगर जब कमला कमर कसकर खड़ी हो गई तो किशोरी का कोमल कलेजा दहल गया। इसके आगे जो कुछ होने वाला था देखने की ताब न लाकर वो दो सहेलियों को साथ ले कमरे के बाहर निकल बाग की रविशों पर टहलने लगी। किशोरी चाहे बाहर चली गई, मगर कमरे के अंदर से आती हुई चिल्लाने की आवाज बराबर उसके कानों में पड़ती रही। थोड़ी देर बाद कमला किशोरी के पास पहुंची, जो अभी तक बाग में टहल रही थी। किशोरी, कहो उसने कुछ बताया या नहीं?
कमला: कुछ नहीं। खैर कहाँ जाती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आखिर बतावेगी ही। अब मुझे रुखसत करो क्योंकि बहुत कुछ काम करना है। किशोरी: अच्छा जा, मैं भी अब घर जाती हूं, नहीं तो नानी इसी जगह पहुंचकर रंज होने लगेंगी। कमला के गले मिलकर: देख, अब मैं तेरे ही भरोसे पर जी रही हूं। कमला: जब तक दम में दम है तब तक तेरे काम से बाहर नहीं हूं। कमला वहां से रवाना हुई। उसके जाने के बाद किशोरी भी अपनी सखियों को साथ ले वहां से चली और थोड़ी दूर पर एक बड़ी हवेली के अंदर जा पहुंची। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के पहले भाग के 11वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।